आइए आज हम बात करते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस वर्सेस रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। तो देखिए हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ऑस्टियो अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, और हम पूरा डिटेल में बात करेंगे पैथोजेनेसिस की, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, प्रेजेंटेशन, ज्वाइंट फाइंडिंग, इसी तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह की। ठीक है, तो ये बात करेंगे और यहाँ पे हम कंपैरेटिव आपको सारी चीज दिखाएंगे कि हमको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। नॉर्मल कंडीशन है और ऑस्टियो अर्थराइटिस में देखिए ये चेंजेस देखने को मिले, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये चीजें देखने को मिली, और देखिए हमको कुछ डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। ये सारी बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पैथो के एस्पेक्ट से भी, और ये देखिए ऑर्थोपेडिक्स के एस्पेक्ट से भी, और ये मेडिसिन के एस्पेक्ट से भी। ये देखिए तीन एस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरी डिटेल में बात करें, सारी चीजें बताएगी, सब टच किया गया है, तो हम सब डिटेल में बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको हर चीज समझने में आसानी हो। ठीक है, हम हमेशा की तरह इसको भी हम इंटीग्रेटेड ही पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है कि मोस्ट कॉमन ज्वाइंट डिजीज, जितनी भी ज्वाइंट डिजीज होती है उसमें मोस्ट कॉमन ज्वाइंट डिजीज हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। और अगर हमारे क्वेश्चन में आए मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस, तब भी हम क्या क्लिक करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस पूछा जाए या मोस्ट कॉमन जॉइंट डिसीज पूछा जाए तो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑप्शन होगा। जबकि हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो देखिए मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। ठीक है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ये इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस होता है, जबकि हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ये नॉन इन्फ्लामेटरी होता है। ठीक है, तो पता चला कि अगर हमारे क्वेश्चन में इन्फ्लामेटरी वर्ड लगा दिया जाए तो ये हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस आ जाएगा, और ओवरऑल पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, या पूछा जाए मोस्ट कॉमन नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस तब भी हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस ही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर किए कि मोस्ट कॉमन ज्वाइंट डिजीज भी हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस भी हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस ये हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। ये चीज क्लियर कर दिए। और यहाँ पे देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस की एपिडेमोलॉजी हम यहाँ पे बता दिए कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, 3:1 के रेशियो से हमको ये फीमेल में देखने को मिलता है, और जितनी भी रूमेटोलॉजिकल डिजीज है ना ये मोस्ट कॉमनली हमको फीमेल में ही देखने को मिलती है। देखिए हमें लिख दिए कि जितनी भी रूमेटोलॉजिकल डिजीज है ये हमें 9:1 के रेशियो से फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज ये भी हमको फीमेल में ही ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो रूमेटोलॉजिकल कंडीशन जैसे हमारे जॉर्गन सिंड्रोम, एसएलई वगैरह है, ये सारी हमको फीमेल में ही ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हमको फीमेल में ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो देखिए पैथोजेनेसिस क्या है कि ये मैकेनिकल पैथोजेनेसिस की होती है, और क्या होता है इसमें कि वियर एंड टियर डिस्ट्रॉय आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये हमारी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है ना, ये हम बताया ना कि ये कार्टिलेज डीजेनरेटिव डिजीज है, और देखिए हम यहाँ पे लिख भी दिए कि ये कार्टिलेज डीजनरेशन डिजीज है, और यही यहाँ पे बताया भी गया कि वियर एंड टियर डिस्ट्रॉय आर्टिकुलर कार्टिलेज, वियर और टियर की वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय जाएगा। और देखिए डीजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर ये है, और इस वजह से क्या होगा कि इन्फ्लामेशन विद इनएडिक्वेट रिपेयर। तो जब यहाँ पे ये डिजनरेट हो जाएंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज तो यहाँ पे हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेंगे और इनएडिक्वेट रिपेयर हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्फ्लामेशन तो होगी, लेकिन इन्फ्लामेटरी चेंजेस जो होंगे ना ये एब्सेंट देखने को मिलते हैं या अननोटिस्ड होते हैं। तो बहुत कम इन्फ्लामेटरी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, यानी सिस्टमिक साइन जो होता है ना ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन और इनएडिक्वेट रिपेयर तो होगा, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस एब्सेंट होते हैं, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कि ये नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होता है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये इन्फ्लामेशन और इनएडिक्वेट रिपेयर जो होता है ये मीडिएटेड होता है कॉन्ड्रोसाइट से। ठीक है, तो कॉन्ड्रोसाइट मीडिएटेड यहाँ पे रिपेयर हमको देखने को मिलता है। तो ये पैथोजेनेसिस हो गई हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। जबकि हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पैथोजेनेसिस की बात करें तो देखिए क्या है कि ये जो होती है मोस्ट कॉमन मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है ना उसमें से मोस्ट कॉमन मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिजीज है। तो पता चला कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज भी होगी, और ये इन्फ्लेमेटरी भी होगी, और ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिलेगा, और ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है। ठीक है, तो देखिए इसमें कई चीजें हम क्लियर कर दी है। तो देखिए यही यहाँ पे बताया गया कि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, और यहाँ पे हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिला, और देखिए इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ पेनस। तो हमको यहाँ पे पेनस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब ये पेनस क्या होता है, देखिए प्रोलिफरेटिव ग्रेन्युलेशन टिश्यू। तो यहाँ पे हमको प्रोलिफरेटिव ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसको हम पेनस बोलते हैं। और साथ साथ हमको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखिए आर्टिकुलर कार्टिलेज और बोन्स का हमको इरोजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए कितनी सारी चीजें हमको देखने को मिली कि ये सबसे पहले बताया गया कि ऑटो इम्यून कंडीशन है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी होगी, और यहाँ पे पेनस का फॉर्मेशन होगा, यानी प्रोलिफरेटिव ग्रेन्युलेशन टिश्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमको आर्टिकुलर कार्टिलेज और बोन का हमको इरोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें नहीं देखने को मिली थी। ठीक है, यहाँ पे खाली इन्फ्लामेशन थी, वो भी इन्फ्लामेशन के जो सिस्टमिक चेंजेस थे ना ये हमको नहीं देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ये हम पैथोजेनेसिस में फर्क कर लिए कि यहाँ पे हमको मैकेनिकल पैथोजेनेसिस देखने को मिलती है, और यहाँ पे हमारी जो पैथोजेनेसिस होती है ये ऑटो इम्यून पैथोजेनेसिस होती है। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में हम दोनों बात कर लिए, दोनों में फर्क क्या होता है ये बता दिए। और ये जो ए और ये बी दिखाए गए हैं यहाँ पे नीचे देखिए ये ए और बी दिखाएगा, इसको भी हम लास्ट में कंपेयर करेंगे। जब सारी चीजें हम पढ़ लेंगे ना तब हम आपको यहाँ पे कंपेयर करके नीचे दिखाएंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बार बार हमको नीचे लेके जाए। तो देखिए अब हम बात करते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है ये
ऑस्टियोआर्थराइटिस में एज है, इसी तरीके से फीमेल है, ओबेसिटी है और जॉइंट ट्रॉमा है। ठीक है, तो देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस भी मोस्ट कॉमनली हमको फीमेल में ही देखने को मिलता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हमको फीमेल में ही ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके अलावा देखिए ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इस वजह से देखिए एचएलए से एसोसिएट होगा और एचएलए में ये HLA-DR4 से ये एसोसिएट होता है। ठीक है, तो HLA-DR4 से एसोसिएट होता है और यहाँ पे जो निमोनिक बताया गया 4 वॉल्ड रूम। ठीक है, तो इससे अच्छा है ये वाला हम याद करें। तो देखिए देयर आर 4 वॉल्स इन 1 रूम, ये पीछे भी हम बात करके आ चुके हैं, ये भी इसी बुक का निमोनिक है। ठीक है, और ये क्यों फायदेमंद है हम बताते हैं। तो देखिए हम याद रखेंगे देयर आर 4 वॉल्स इन 1 रूम, तो इससे क्या हुआ कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये HLA-DR4 से एसोसिएट होता है और ये जो 1 है ना, तो 1 से हो जाएगा हमारा कि ये HLA-DR4 रूमेटॉइड के साथ साथ ये टाइप 1 डायबिटीज मलाइटिस से भी एसोसिएट होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम याद रखेंगे तो हमारा दोनों काम हो जाएगा कि ये HLA-DR4 रूमेटॉइड अर्थराइटिस से भी एसोसिएट होता है और टाइप 1 डायबिटीज मलाइटिस से भी एसोसिएट होता है। ये हो गया। और इसके अलावा देखिए दूसरा क्या है, HLA-DRB1 से भी एसोसिएट होता है और टबैको स्मोकिंग से एसोसिएट होता है। ठीक है, तो ये इसके एसोसिएशन हो गया कि हमको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर किसमें देखने को मिलेगा, तो ये चीज हुई। और देखिए बताया गया कि यहाँ पे हमको रूमेटॉइड फैक्टर जो है ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रूमेटॉइड फैक्टर क्या होता है, तो ये देखिए IgM एंटीबॉडी होता है और ये IgM एंटीबॉडी ये FC रीजन ऑफ IgG को टारगेट करता है। तो देखिए IgG जो प्रोटीन हमारी है यानी IgG एंटीबॉडी जो है इसका जो FC रीजन है ना, इसको ये IgM एंटीबॉडी टारगेट करता है और इसी IgM को हम बोलते हैं रूमेटॉइड फैक्टर। ठीक है, तो ये रूमेटॉइड फैक्टर होता है और ये 80% केसेस में ना पॉजिटिव होता है। इसी वजह से ना ये रूमेटॉइड फैक्टर जो होता है ये मोस्ट सेंसिटिव होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में। ठीक है, तो मोस्ट सेंसिटिव होता है, देखिए हम यहाँ पे मोस्ट स्पेसिफिक लिखे, स्पेसिफिक नहीं बल्कि मोस्ट सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो मोस्ट सेंसिटिव होता है और 80% केसेस में ये पॉजिटिव होता है, यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर हो रहा है तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि ये रूमेटॉइड फैक्टर ये पॉजिटिव हो। और उसके अलावा देखिए हमको एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी भी पॉजिटिव देखने को मिलती है और इसी को हम एंटी CCP बोलते हैं। ठीक है, तो एंटी CCP भी हमको पॉजिटिव देखने को मिलती है और ये एंटी CCP ना ये मोस्ट स्पेसिफिक है, तो मोस्ट स्पेसिफिक हमारी ये एंटी CCP है। तो पता चला अगर एंटी CCP हमको देखने को मिल रहा है ना तो हम बहुत ही क्लोज पहुंच जाएंगे कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही है। जबकि रूमेटॉइड फैक्टर में क्या था कि ये रूमेटॉइड फैक्टर दूसरे कंडीशन में भी हमको पॉजिटिव देखने को मिलता है, जैसे SLE वगैरह है। ठीक है, तो ये मोस्ट सेंसिटिव होता है लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक हमारा ये एंटी CCP होता है। ठीक है, तो ये हम बता दिए। और उसके अलावा देखिए बताया कि ये एंटी CCP जो होता है ये क्या है, बेस्ट मार्कर फॉर प्री क्लिनिकल इन्फेक्शन। तो प्री क्लिनिकल इन्फेक्शन का बेस्ट मार्कर यही है क्योंकि मोस्ट स्पेसिफिक है। और ये देखिए एंटी CCP का ना अगर टाइटर हाई है ना तो इससे हमको और पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हमको अगर एंटी CCP का टाइटर हाई है तो देखने को मिलता है। तो ये हम यहाँ पे बता दिए। और अभी हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। अभी हम बात जान लें कि ये एंटी CCP जो होता है ये मोस्ट स्पेसिफिक होता है और बेस्ट मार्कर फॉर प्री क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है और अगर इसका टाइटर ज्यादा हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रीडिस्पोजिंग वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो प्रीडिस्पोजिंग में देखिए यहाँ पे एज, फीमेल और ओबेसिटी और जॉइंट ट्रॉमा ये सारी चीजें हैं। और जबकि इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया कि फीमेल के साथ साथ HLA-DR4 का हम पता है कि देयर आर 4 वॉल्स इन 1 रूम, इससे याद रखेंगे। और उसके अलावा देखिए हमको DRB1 और टबैको स्मोकिंग ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी और ये सारी हमको यहाँ पे डायग्नोसिस समझ बताई गई। ठीक है, डायग्नोसिस को यहाँ पे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बता दिया गया। तो डायग्नोसिस में देखिए हमारा रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होगा, ये मोस्ट सेंसिटिव होता है, 80% केसेस में पॉजिटिव होता है। और एंटी CCP जो होता है ये भी हमको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है और ये मोर स्पेसिफिक होता है। तो ये हमारा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन। तो देखिए हमको प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखिए हमको पेन इन वेट बेयरिंग जॉइंट आफ्टर यूज दैट इज एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द डे यानी इस्तेमाल के बाद सुबह जब हम सो के उठेंगे ना तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन है तो यहाँ पे पेन नहीं होगा। जब हम दिन भर काम करेंगे ना, दिन भर चलेंगे, दिन भर इस्तेमाल करेंगे इसको, तब हमको एट द एंड ऑफ द डे हमको पेन देखने को मिलेगा। तो ये प्रेजेंटेशन हो गया इसका। और उसके अलावा देखिए इंप्रूविंग विद रेस्ट, तो ये रेस्ट के साथ इंप्रूव होगा। और एसिमेट्रिक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल वियर एंड टियर होता है ना, तो जिसका हम इस्तेमाल करेंगे उसी का हमको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। इसी वजह से पूरी बॉडी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ कुछ जॉइंट इन्वॉल्व होंगे। इस वजह से बताया गया कि यहाँ पे हमको एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज हुआ। और यूजुअली जो होता है नी और हिप जॉइंट पे हमको देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल वियर एंड टियर होता है ना, इस वजह से सबसे ज्यादा हमको नी और हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। और देखिए जब नी इन्वॉल्वमेंट होता है ना तो यहाँ पे जो नी पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं इसको देखा गया है कि नी कार्टिलेज लॉस बिगिंस मीडियली। तो जो इसका कार्टिलेज है ना ये देखिए मीडियली पहले लॉस होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज यहाँ पे लॉस होता है। अब जब लॉस होगा तो ये मीडियली लॉस होगा। देखिए पूरा कार्टिलेज है तो ये बीच वाला लॉस होगा और जब बीच वाला लॉस होगा देखिए ऐसी कंडीशन आएगी, किनारे वाला बचा है, बीच वाला
लॉस हो गया। और जब बीच वाला लॉस हुआ तो देखिए पैर ऐसा हो जाएगा ना, ये देखिए एंगल अपने आप ऐसा बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जीनो वायरस बोलते हैं, जीनो वायरस, या इसी को हम देखिए बॉल एग बोलते हैं। तो ये बॉल एग हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है। यही यहाँ पे बताया भी गया कि देखिए नी कार्टिलेज लॉस बिगन्स मीडियली, तो नी कार्टिलेज का जो लॉस है इसकी स्टार्टिंग हमको मीडियल साइड से देखने को मिलती है, इसी वजह से हमको बॉल एग देखने को मिलता है, जिसको हम जीनोवायरस बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए हमको नो सिस्टमिक सिम्टम, हमको यहाँ पे कोई सिस्टमिक सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा। हम शुरू में बता के ना कि अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस हमको नहीं देखने को मिलते हैं, या तो अननोटिस देखने को मिलते हैं। इसी वजह से सिस्टमिक साइन यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में एब्सेंट होता है। और जबकि हम बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी हमको पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी और मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगा लास्टिंग मोर देन 1 आवर। तो यहाँ पे देखिए हमको मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे मॉर्निंग में क्या होगा, बिल्कुल आराम रहेगा। यहाँ पे हम दिन के एंड में हमको पेन देखने को मिलेगा जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या है कि मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगा और 1 घंटे बाद, ये जब हम काम शुरू करेंगे ना, 1 घंटे बाद हमको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये फर्क, मेन फर्क देखिए प्रेजेंटेशन में हमको देखने को मिला, ये चीज हुई। और वही है कि इंप्रूविंग विद यूज, तो ये हम बता दिए ना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में सुबह में कोई पेन नहीं होगा, हम काम करेंगे तब पेन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे है कि हमको सुबह में पेन देखने को मिलेगा और जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमको पेन कम देखने को मिलेगा। ये मेन प्रेजेंटेशन का फर्क हो गया। और यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे हमको सिमेट्रिक ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कई ज्वाइंट जो है ये भी सारे सिमेट्रिक ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेंगे, एक तरफ का है दूसरी तरफ का भी, ये सब इन्वॉल्व होंगे। और यहाँ पे जो था कि यहाँ पे एसिमेट्रिक था, यानी कुछ इन्वॉल्व हो रहे थे जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था उसका। तो यहाँ पे हमको सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि सिस्टमिक हो रहा है। और देखिए यहाँ पे हमको सिस्टमिक सिम्टम भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे नहीं देखने को मिला था। सिस्टमिक सिम्टम में जैसे हमको फीवर, फटीग और वेट लॉस वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो ये इसके बीच का फर्क हो गया। और उसके अलावा देखिए हमको एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस कॉमनली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस ये हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमको एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों ही देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ पैथोलॉजी यहाँ पे ज्वाइंट में ही देखने को मिलेगी, इस वजह से एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन नहीं देखने को मिलेगा। जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है और ये सिस्टमिक डिजीज है, इस वजह से यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। और हम बताएं कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन जो होता है, ये जब हाई सीसीपी टाइटर होता है तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हम क्लियर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में हम फर्क बता दिए। तो प्रेजेंटेशन का फर्क हो गया कि ये सुबह में नहीं होता है, ये सुबह में होता है, और ये जब काम करेंगे तब होता है, और जब काम करेंगे तो ये खत्म हो जाता है। उसके अलावा ये नॉन सिस्टमिक होता है और ये सिस्टमिक होता है, और ये नॉन सिमेट्रिक होता है, यानी एसिमेट्रिक होता है, और ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बता दिए। और यहाँ पे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन नहीं देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ये कॉमन होते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन हुआ। अब उसके बाद आइए हम बात करते हैं ज्वाइंट फाइंडिंग। तो